बच्चों, आज मैं आपको आपके इंटरमीडिएट की फिजिक्स के वॉल्यूम सेकंड के चैप्टर प्रकाश की प्रकृति और हाइगेंस का सिद्धांत इस चैप्टर के टॉपिक हाइगेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या ये टॉपिक बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ और ये अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये मेरा टॉपिक है। तो बच्चों, पहले बताते हैं अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी और पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। कुछ घटनाओं में ये अवलंब की तरफ झुक जाती है, कुछ घटनाओं में जो अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। तो इसे हम हाइगेंस के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो सुनिएगा, थ्योरी मैं बोल रहा हूं, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं पूरी थ्योरी एक बार बोलूंगा। ठीक बच्चों, तो माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा होता है तो उससे हमेशा एक समतल तरंगाग्र आता है। उससे जो निकलने वाला तरंगाग्र होता है वो समतल तरंगाग्र माना जाता है। तो माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगाग्र कैपिटल ए बी पहले माध्यम में V1 चार्ज चलकर एक अपवर्तक पृष्ठ x डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। दोबारा सुनिए, माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगा कैपिटल AB पहले माध्यम में V1 चार्ज चलकर एक अपवर्तक पृष्ठ x डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। ठीक, सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु A अपवर्तक पृष्ठ पहुंचता है। आप देख सकते हैं, जब ये तरंगाग्र AB जब इस अपवर्तक पृष्ठ पर आएगा तो सबसे पहले आप देखिए AB में से कौन सा बिंदु इस अपवर्तक पृष्ठ पहुंचेगा, बिंदु A। तो सबसे पहले तरंगाग्र बिंदु A अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है। ठीक बच्चों, जैसे ही ये बिंदु अपवर्तक पृष्ठ पहुंचता है तुरंत वैसे ही वह यह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है। जैसे ही यह बिंदु अपवर्तक पृष्ठ पहुंचता है तुरंत वैसे ही यह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और इससे सभी दिशा में ऊपर और नीचे एक नई प्रकार की तरंगें निकलने लगती हैं। ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ है ना, तो इसमें किरणें पार कर जाती है। तो इससे एक नई प्रकार की तरंगें निकलने लगती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, जब तक तरंगाग्र का बिंदु B
देखिए अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पर पहुंचता है यहां, तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीय तरंगा बिंदु ए डैश पर पहुंच जाती है और इस प्रकार पृष्ठ ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगा कैपिटल ए बी पहले माध्यम में B1 चाल से चलकर एक आपतन कोण I पर आपतित होता है। ठीक, चूंकि तरंगाग्र का सबसे पहले बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है, जैसे ही बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है तुरंत वैसे ही वह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और उससे सभी दिशाओं में एक नई प्रकार की तरंगें निकलने लगती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पर पहुंचता है तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंगा दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलकर बिंदु ए डैश पर पहुंच जाती है और इस प्रकार पृष्ठ ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। यदि बिंदु बी को बी डैश पर पहुंचने में लगा समय t है और ए को ए डैश पर पहुंचने में लगा समय t है, क्योंकि जितने समय में ये यहां से यहां पहुंची थी उतने ही समय में ये द्वितीयक तरंगा भी बिंदु ए से ए डैश पर पहुंच गई है, तो इन दोनों का समय बराबर होगा। पर ये पहले माध्यम में चल रही है इसलिए इसकी चाल V1 है और ये दूसरे माध्यम में चल रही है इसकी चाल V2 मानी है। हमें जानकारी नहीं है कि दूसरे माध्यम में चाल बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, पर हमने दूसरे माध्यम में चेंज मानी है अपनी तरफ से। यदि बदलेगी तो V2 सही मानिए और नहीं बदलेगी तो V2 की वैल्यू अपने आप V1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे होगा, मतलब V2 की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी वो हमें यहाँ अपने आप पता चलेगी। ठीक है, हमने चेंज मानी है। तो दोबारा मैं पूरी थ्योरी एक बार फिर से बोलता हूं आप लोगों को नोट करने के लिए, सुनिएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी और पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं। माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगाग्र कैपिटल ए बी पहले माध्यम में स्मॉल V1 चाल से चलकर एक अपवर्तक पृष्ठ x डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। जैसे ही तरंगाग्र का बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है, जैसे ही तरंगाग्र का बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ पहुंचता है तुरंत वैसे ही वह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और उससे सभी दिशाओं में एक नए प्रकार की तरंगें निकलने लगती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पर पहुंचता है तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलकर बिंदु ए डैश पर पहुंच जाती है। इस प्रकार पृष्ठ ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। यदि बिंदु बी को बी डैश पर और ए को ए डैश पर पहुंचने में लगा समय t है तो बच्चों अब आगे देखिए। बी को बी डैश पर पहुंचने वाला समय t है तो बी डैश जो दूरी होगी बी डैश दूरी बराबर 4 गुना समय ए और ए डैश ये दूरी दूसरे माध्यम चाल V2 है तो ए डैश बराबर दूरी
बराबर 4 गुना समय, 4 दूसरे मान b2 है, समय t दोनों का एक ही है। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात bb डैश बटे a डैश बराबर b1t बटे b2t, यानी कि b1 बटे b2 आ गया, t से t कैंसिल आ। अब सुनिए त्रिभुज ए बी बी डैश में साइन आई बराबर ये आई है, सामने का ये कोण, ये भुजा लंब होगी, लंब और ये 90 है तो ये कर्ण होगा, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन आई ये आई है तो साइन आई बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि आई ये लंब है ये कर्ण है, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि बी बी डैश बटे ए बी डैश। ये समीकरण एक बना आपका। त्रिभुज ए डैश बी डैश में ए डैश बी डैश में साइन आर बराबर ये लंब ए डैश बटे कर्ण 90 के सामने कर्ण ए बी डैश। ठीक बच्चों, समीकरण 1/2 से इसमें इसका भाग, तो साइन आई अपॉन साइन आर, आप इसमें इसका भाग दोगे बी बी डैश बटे ए बी डैश में ए डैश बटे ए बी डैश, तो देखो इन दोनों के हर समान है तो हर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसमें भी वही है इसमें भी वही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट कट के जो आएगा बी बी डैश अपॉन ए डैश आएगा। जरा देखिए गौर से, बी बी डैश बटे ए डैश की वैल्यू, ये समीकरण 1 दे दो, इसको नाम दे दो 2, इसको 3 दे दो और यहाँ रख दो 2/3, ठीक, यहाँ लिख दो। तो अब समीकरण 1 से जरा आप देखिए, समीकरण 1 से आपके पास है बी बी डैश बटे ए डैश की वैल्यू b1 बटे टी, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों साइन आई बटे साइन आर बराबर b1 बटे b2, जो कि एक नियतांक प्राप्त हुआ, b1 बटे b2 क्या प्राप्त हुआ, नियतांक, यानी कि n अपवर्तनांक। तो बच्चों साइन आई बटे साइन आर नियतांक तो पहले भी स्नेल सिद्ध कर चुका था। किसी एक बड़े प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इस नियत को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये बात स्नेल ने भी प्रूव की थी, मगर जब हाइगेंस ने प्रूव की, इस को हाइगेंस ने जब निकाला तो उसने क्या देखा, उसने एक नई चीज देखी, एक नई बात निकल के यहाँ पे आई। क्या निकल के आई, साइन आई बटे साइन आर नियतांक तो निकल के आया ही आया, साथ में एक बात तो निकल के आ गई कि इस नियतांक का मान दोनों माध्यमों में तरंग चालों के अनुपात के बराबर होता है, जिसका किसी को अनुमान नहीं था कि कुछ नया भी निकल के आएगा। इस नियतांक का मान दोनों माध्यमों में तरंग चालों के अनुपात के बराबर होता है, जबकि हाइगेंस की थ्योरी में केवल इतना है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसमें ये पद अतिरिक्त निकल के आया कि साइन आई बटे साइन आर नियतांक तो होता ही होता है, इस नियतांक का मान दोनों माध्यमों में तरंग चालों के अनुपात के बराबर भी होता है। ठीक बच्चों, तो ये आपके अपवर्तन की व्याख्या हो गई है। इसमें हम आगे चलेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्राप्त अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम सुनिए, पहला नियम यह है कि संपूर्ण किरण आरेख एक तल में खींचा गया है। आपने देखा ये सारा चित्र मैंने एक तल में बनाया, कोई भी इसमें खींची गई कोई भी किरण हवा में नहीं है, सारा चित्र एक तल में है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि आपतित किरण ये वाली जो आ रही है और अपवर्तित किरण जा रही है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात से ये प्रमाणित हो रहा है। दूसरी बात, किसी एक बड़े प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहां जो प्राप्त हुआ इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में तीसरा नियम यह है कि अपवर्तित किरण जो होती है
उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य, तरंग चाल और आयाम, ये तीन तरंग के जो गुण हैं बदल जाते हैं। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य, तरंग चाल, आयाम, ये जो तरंग के अवलक्षण है, गुण हैं, ये बदल जाते हैं। तो ये आपके 3 नियम हो गए। अब इसके बाद में आता है इसके बाद में मेरे बच्चों आती है अगली हेडिंग, प्रकाशीय पथ। बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक और कमेंट जब देखा करो जब भी, ठीक। अब आता है अगला प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ क्या होता है बच्चों? जब कोई प्रकाश किरण, लिख देता हूं, जब कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में d दूरी तय करती है जिसका अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो अपवर्तनांक n और दूरी d के गुणनफल को प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ कहते हैं। ये कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है, प्रकाशीय पथ क्या होता है? तो प्रकाशीय पथ का फॉर्मूला है प्रकाशीय पथ बराबर n इंटू डी, यानी अपवर्तनांक गुणा दूरी के गुणनफल को प्रकाशीय पथ कहते हैं, ठीक। अच्छा बच्चों, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य का प्रभाव। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे कोई सवाल बहुगुणित वगैरह में मिल जाते हैं इन पर आधारित, ऐसे इस पर भी मिल जाता है, ठीक। तो मैं बताने जा रहा हूं, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, किसी माध्यम में गति करता, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें प्रकाश की चाल V बराबर n, V m, m फॉर मीडियम, एनी मीडियम, n आवृत्ति, लैम्डा उस मीडियम में प्रकाश की तरंग है। Vm बराबर n लैम्डा n, समीकरण 1। दूसरा, जब प्रकाश निर्वात में प्रवेश करता है, गति करता है तो उसमें प्रकाश की चाल C बराबर n आवृत्ति
समान रहती है, चाहे प्रकाश निर्वात में गति करे और चाहे किसी माध्यम में, ठीक। और ये लैम्डा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक। ये समीकरण आपका 2 है, ठीक है बच्चों। समीकरण 1/2 नहीं 2/1, समीकरण 2/1 से C बटे Vm बराबर n लैम्डा बटे n लैम्डा है, n से n कट जाएगा, C निर्वात में चाल, निर्वात में चाल बटे Vm माध्यम में चाल, और अब लैम्डा बटे लैम्डा है। निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल को हम कहते हैं बच्चों बस तो माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहते हैं इसे, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष है ना, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा है, यानी n बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा है। तो माध्यम में तरंग दैर्घ्य पर आप प्रभाव देख सकते हैं, क्या है माध्यम में तरंग प्रभाव यह है कि किसी माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य होगी ना वो वायु में तरंग दैर्घ्य और माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। किसी माध्यम में जैसे प्रकाश आपका वायु से कांच में प्रवेश करता है और वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम है, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम है वायु में तरंग दैर्घ्य, और जब प्रकाश कांच में प्रवेश कर जाता है तो कांच में उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक। तो आप इस सूत्र से निकाल लेंगे, लैम्डा जी बराबर लैम्डा बटे n, यानी कि लैम्डा जी बराबर लैम्डा 6000 बटे कांच का बटा 3/2, सॉल्व करेंगे तो 3/2 2 पहुंचेगा ऐसे, देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं थोड़ा सा। लैम्डा जी बराबर वायु निर्वात में कितनी है तरंग 6000 एंगस्ट्रॉम बटे अपवर्तनांक कांच का 3/2, तो 2 पहुंचेगा ऊपर, तो 2 3 से भाग लेंगे 6000 में 2000, 2 तो 4, मतलब कांच में तरंग कितनी हो जाएगी 4 है। आप देख सकते हैं जब प्रकाश निर्वात से वायु से किसी माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट रही है। यही किसी जब कोई प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर तरंग दैर्घ्य का प्रभाव क्या है, तरंग दैर्घ्य पर उसका प्रभाव क्या है। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक बच्चों। ओके, धन्यवाद। ठीक, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना, ठीक बच्चों। ओके।